कहानी की शुरुआत 15 साल के टोया मोकिजुकी से होती है, जो बिजली गिरने से मर जाता है और खुद को भगवान के सामने बैठा हुआ पाता है। उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी, क्योंकि भगवान को नहीं लगा था कि वहां उस जगह पर कोई मौजूद होगा। इस गलती की भरपाई करने के लिए भगवान उसे एक दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म देने का निर्णय लेते हैं। भगवान उससे पूछते हैं कि क्या वो कुछ खास शक्ति चाहता है, लेकिन टोया शक्तियां मांगने के बजाय उनसे केवल इतना अनुरोध करता है कि वो इस दूसरी दुनिया में भी अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल कर सके। भगवान उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं और वो एक नई दुनिया में पुनर्जन्म लेता है। शुरुआत में उसे समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है। तभी उसके स्मार्टफोन पर भगवान का कॉल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसका मैप एप्लीकेशन इस दुनिया के नक्शे में बदल गया है। इसका उपयोग करके वो आसानी से नज़दीकी शहर पहुंच सकता है। टोया रास्ते पर चल ही रहा होता है कि एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है और उससे उसके कपड़े बेचने का प्रस्ताव रखता है। टोया के कपड़े इस दुनिया के लोगों को अजीब लगते हैं, इसलिए वो आदमी उन्हें खरीदना चाहता है और उसे अच्छा दाम देता है। वो टोया को अपने कपड़ों की दुकान पर ले जाता है और कपड़ों के बदले उसे सोने के सिक्के देता है। जाने से पहले टोया उससे पूछता है कि पास में कोई इन है क्या, जहां वो रुक सके। वो आदमी उसे सिल्वर मून इन का रास्ता बताता है। रास्ते में टोया देखता है कि दो आदमी कुछ लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। वो उनकी मदद करने का फैसला करता है। जैसे ही वे आदमी उस पर हमला करते हैं, उसे याद आता है कि भगवान ने उसे नई दुनिया के लिए एनहांस्ड एबिलिटीज दी है। इन्हीं स्किल्स के बल पर वो उन्हें आसानी से हरा देता है। ये लड़कियां जुड़वा बहनें हैं, एल्जे सिल्हावेस्का और लिंजे सिल्हावेस्का। वे टोया से पूछती हैं कि वो शहर क्यों आया है। टोया उन्हें बताता है कि वो सिल्वर मून इन ढूंढ रहा है। तब दोनों कहती हैं कि वो भी वहीं ठहरने वाली हैं। सराय में बैठकर वे बताती हैं कि वो गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हैं, क्योंकि वहां से मिलने वाले मिशंस भरोसेमंद होते हैं। उनका पिछला मिशन ही कारण था जिससे वे मुसीबत में फंसी थी। टोया उनसे पूछता है कि क्या वो भी उनके साथ काम कर सकता है। दोनों सहमत हो जाती हैं और कहती हैं कि ये उनके लिए उसे शुक्रिया कहने का एक तरीका होगा। अगले दिन वे गिल्ड हॉल पहुंचते हैं। टोया उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसे दुनिया की लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती। लिंजे उसकी मदद करते हुए उसे एक मिशन समझाती है। 5 वन हॉर्न बुल्स को मारना है, जिसके बदले उन्हें 18 कॉपर कॉइन्स मिलेंगे। वे ये मिशन स्वीकार करते हैं और इसे आसानी से पूरा कर लेते हैं। साथ ही वे एक अतिरिक्त भेड़िया भी हरा देते हैं। टोया उसका सींग अपनी पहली जीत की याद के रूप में अपने पास रख लेता है। बाकी सींग वे गिल्ड में जमा करके इनाम प्राप्त करते हैं। रात को जब वे सराय में बैठते हैं तो टोया उनसे पढ़ना सीखने की रिक्वेस्ट करता है। एलजे कहती है कि लिंजे को यह काम करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत समझदार है। इसके अलावा टोया उनसे मैजिक ट्रेनिंग की भी मांग करता है। लिंजे उससे पूछती है कि उसकी एप्टीट्यूड क्या है, क्योंकि इस दुनिया में मैजिक उपयोग करने की क्षमता जन्मजात योग्यता पर निर्भर करती है। फिर वो मैजिक स्टोन्स निकालती है जो किसी की क्षमता को परख सकते हैं। टोया जब उन स्टोन्स का उपयोग करता है तो पता चलता है कि वो सभी 6 तत्वों का उपयोग कर सकता है। ये देखकर एल्जे और लिंजे दोनों हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी को ऐसा करते नहीं देखा था। लिंजे खुद 3 प्रकार का जादू कर सकती है, जबकि एल्जे फोर्टिफिकेशन मैजिक में निपुण है। एक और विशेष पत्थर है नल मैजिक के लिए, लेकिन उसका प्रयोग किसी विशेष मंत्र से नहीं बल्कि अचानक स्वयं की समझ से होता है। टोया उस पत्थर का उपयोग करता है और गेट नामक मंत्र सक्रिय हो जाता है। इससे वो तुरंत लंबी दूरी तय कर पाता है। जब वो इसका उपयोग करता है तो उस जंगल का द्वार खुल जाता है जहां उन्होंने भेड़ियों को हराया था, क्योंकि वो उसी स्थान के बारे में सोच रहा था। सराय में वापस आने पर रिसेप्शनिस्ट मीका उनके पास आती है। साथ ही एक लड़की याए होती है जो एक कैफे में काम करती है। वे उनसे पूछते हैं कि मेन्यू में नई चीजें कैसे जोड़ी जा सकती हैं। टोया आइसक्रीम का सुझाव देता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये क्या है। तब टोया अपने स्मार्टफोन से उनकी रेसिपी बता देता है। इसके बाद ये समूह राशि की राजधानी की ओर निकलता है, क्योंकि उन्हें गिल्ड से एक पत्र पहुंचाने का नया मिशन मिला है। रास्ते में वे एक शहर में रुकते हैं और ठहरने के लिए इन ढूंढ रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि एक लड़की कुछ आदमियों से लड़ रही है। वो जूजित्सु का इस्तेमाल करती है, लेकिन भूख के कारण उसकी ताकत कम हो चुकी होती है। जब एक आदमी पीछे से उस पर वार करने वाला होता है तो टोया, एल्जे और लिंजे उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं। वे हमलावरों को हरा देते हैं, लेकिन जब और पहरेदार पहुंचते हैं तो वो सब भागने का फैसला करते हैं। लड़की उनका आभार व्यक्त करती है और खुद को कोकोनो याए बताती है। वे कहती है कि वो इशिन से आई है। टोया उससे पूछता है कि लड़ते लड़ते वो अचानक क्यों रुक गई थी। याए बताती है कि उसकी यात्रा के दौरान उसका सारा पैसा खत्म हो गया है और अब वो बहुत भूखी है। वे ये भी बताती है कि वो अपनी स्किल्स को परखने के लिए रांची की राजधानी जा रही है और अपने पिता और भाई की तरह ताकतवर बनना चाहती है। ये सुनकर टोया और बाकी लोग उसे खाना खिलाने का निर्णय लेते हैं।
समूह ये भी तय करता है कि याए अब उनके साथ ही चलेगी क्योंकि उनकी मंजिल एक ही है। यात्रा जारी रखते हुए लिंजे टोया को एक किताब देती है जिसमें कई नॉल मैजिक स्पेल्स लिखे हैं, क्योंकि टोया किसी भी नॉल मैजिक का उपयोग कर सकता है बशर्ते उसे मंत्र और उसका असर पता हो। किताब पढ़ते हुए टोया को महसूस होता है कि बहुत से मंत्र तो बेकार हैं, लेकिन उसकी नज़र एक स्पेल पर जाती है, ई पोर्ट, जो दूर की वस्तुओं को उसके हाथ में खींच सकता है। वो इसे आजमाता है लेकिन कुछ नहीं होता। पहली बार वो याए की तलवार लाने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत बड़ी होने के कारण स्पेल काम नहीं करता। दूसरी बार वो मंत्र दोहराता है और इस बार याए के बालों का रिबन उसके हाथ में आ जाता है। इसके बाद टोया लॉन्ग सेंस स्पेल का प्रयोग करता है जिससे उसकी इंद्रियां फैल जाती हैं। अचानक उसे खून की गंध महसूस होती है। वे उस गंध की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग राक्षसों द्वारा हमला झेल रहे हैं। राक्षसों को एक आदमी ने समन मैजिक से बुलाया था। टोया और उसके साथी मिलकर उन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। फिर टोया एक नया स्पेल स्लिप इस्तेमाल करता है जिससे जमीन का घर्षण कम हो जाता है और समनर गिरकर हार जाता है। लड़ाई के बाद वे देखते हैं कि एक आदमी गंभीर रूप से घायल है और मरने की कगार पर है। टोया लिंजे से हीलिंग मैजिक करने के लिए कहता है, लेकिन वो बताती है कि शरीर में तीर का टुकड़ा फंसा हुआ है, इसलिए वो उसे ठीक नहीं कर सकती। तब टोया ई पोर्ट स्पेल का उपयोग करके तीर को बाहर निकाल देता है और फिर लिंजे हीलिंग मैजिक से उसका इलाज करती है। आदमी की जान बच जाती है। वो खुद को लियम बताता है, जो ड्यूक ऑटलिंडे का बटलर है, और उसके साथ ड्यूक की बेटी लेडी सुशी एर्निया ऑटलिंडे होती है। टोया के अलावा सब घुटनों के बल झुक जाते हैं। टोया को आश्चर्य होता है, तब एल्जे और लिंजे समझाती हैं कि ड्यूक एक ऐसा टाइटल है जो सिर्फ राशि के परिवार को दिया जाता है। अब टोया और उसके साथियों से सुशी की सुरक्षा करने का अनुरोध किया जाता है क्योंकि उसके गार्ड्स गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और कई मर भी गए हैं। वे ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और उसे राजधानी बेलफास्ट ले जाते हैं। वहां वे सुशी को उसके पिता ड्यूक ऑटलिंडे तक पहुंचाते हैं। ड्यूक उनका आभार व्यक्त करता है। बातचीत में टोया को पता चलता है कि सुशी की मां एलन एक बीमारी के कारण अंधी हो चुकी है, लेकिन एलन के पिता जिंदा रहते तो उनके पास ऐसा जादू था जिससे शरीर से डिजीज को हटाया जा सकता था। टोया, जो किसी भी मैजिक स्पेल का उपयोग कर सकता है, एलन के पास जाता है और हीलिंग मंत्र उच्चारण करके उसकी बीमारी दूर कर देता है। वो फिर से देखने लगती है। अपनी बेटी और पत्नी की जान बचाने के बदले ड्यूक टोया और उसके साथियों को 40 प्लैटिनम कॉइन्स देता है। हर प्लैटिनम कॉइन 10 गोल्ड कॉइन्स के बराबर है, यानी कुल कीमत लगभग 4 करोड़ येन होती है। इसके अलावा वो उन्हें एक फैमिली क्रेस्ट मेडल भी देता है जिससे वे किसी भी चेक पॉइंट से आसानी से गुजर सकेंगे और नोबिलिटी जैसी सुविधाएं पा सकेंगे। ड्यूक के महल से निकलने के बाद वे राजशी में अपना पत्र पहुंचाते हैं। इसके बाद यह कहती है कि वो स्थायी रूप से उनके साथ रहना चाहती है। समूह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। इसके बाद वे खरीदारी करने का निर्णय लेते हैं और कुछ समय के लिए राजधानी में रुकते हैं। इसी दौरान वे एक लड़की को घबराई हुई हालत में खड़ा देखते हैं। टोया उसकी मदद करने आगे बढ़ता है। पहले तो वो चौंक जाती है, फिर बताती है कि वो रास्ता भटक गई है और अपनी बहन से मिलने की जगह नहीं खोज रही है। टोया अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके उसे उसकी बहन तक पहुंचा देता है। इसके बाद पूरा समूह तय करता है कि सब अलग अलग खरीदारी करेंगे और 2 घंटे बाद मिलेंगे। सिल्वर मून इनमें 2 आदमी शोजी बोर्ड गेम खेलते दिखाई देते हैं, जिसे टोया ने अपने मैजिक से बनाया था, लेकिन मीका इससे खुश नहीं दिख रही थी। इस बीच याय और एल्जे ईयर की दुकान से मिठाई खरीदते हैं। वे एक एक्स्ट्रा मिठाई भी लाते हैं ताकि टोया उसे ड्यूक तक पहुंचा सके। मिठाई खाते हुए ड्यूक और उसके फैमिली को बहुत जलसी होती है कि वो इतनी टेस्टी चीज रोज एंजॉय कर सकता है। इसलिए टोया उन्हें रेसिपी देने का ऑफर देता है ताकि वे खुद बना सकें। वो ड्यूक के पास अपना शोजी बोर्ड भी लाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। सुशी इस बात से इरिटेट हो रही है कि ड्यूक उसे खेलने नहीं दे रहा, लेकिन ड्यूक गेम में पूरी तरह डूबा हुआ है और उसे बाहर जाके प्ले करने के लिए कहता है। वो देर रात तक टोया के साथ खेलता रहता है। आखिरकार टोया एस्केप करने में कामयाब हो जाता है, जबकि ड्यूक उसे एक और गेम के लिए कहता है। अब रॉयल कैपिटल के गिल्ड में ग्रुप अपना नेक्स्ट मिशन चुनने की कोशिश कर रहा है। तभी टोया उन्हें स्लाइम मिशन करने का सुझाव देता है, लेकिन सारी लड़कियां मना कर देती हैं क्योंकि उन्हें स्लाइम से नफरत है। स्लाइम उनके क्लोथ्स को डिसॉल्व कर देता है, इसलिए वो ओल्ड कैपिटल में एक और मिशन चुनती हैं और उसे पूरा कर लेती हैं। एलजे का सजेशन है कि अगर उन्हें यहाँ कुछ ट्रेजर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन यह कहता है कि वे ओल्ड कैपिटल में है, इसलिए न्यू कैपिटल बनाते समय सारा खजाना कहीं और ले जाया गया होगा। टोया अपने मैजिक से एक हिस्टोरिक रेलिक ढूंढता है जो अभी भी वहां मौजूद है, लेकिन वो डेब्रिस के नीचे है, इसलिए लिंजे एक्सप्लोजन स्पेल से रास्ता क्लियर करती है। उन्हें एक डोर मिलता है और अंदर जाने पर उन्हें दीवारों पर लिखी एक मिस्टीरियस लैंग्वेज मिलती है जिसे कोई भी रीड नहीं कर सकता। उन्हें अर्थ स्टोन भी मिल जाता है और जब टोया उसमें से माना गुजारता है तो एक और पाथ खुल जाता है जो एक स्ट्रेंज क्रीचर की ओर जाता है जो लिंजे द्वारा टॉर्च की तरह यूज किए जा रहे लाइट स्पेल से माना एब्जॉर्ब करने लगता है। वे सरफेस पर भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन क्रिएचर उनका पीछा करता है और उन पर अटैक कर देता है।
लिंजे उस पर मैजिक से अटैक करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता क्योंकि क्रिएचर उसे पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है। इसलिए एल्स और याय फिजिकल अटैक्स करते हैं, लेकिन क्रिएचर का शेल इतना टफ होता है कि उनके अटैक्स भी फेल हो जाते हैं। टोया को एक आइडिया आता है और वो ई पोर्ट के स्पेल का इस्तेमाल करके क्रिएचर का रेड कोर बाहर निकाल लेता है, जिसे एल्स तुरंत डिस्ट्रॉय कर देती है और वे क्रिएचर को डिफीट कर देते हैं। इसके बाद वे इस घटना की रिपोर्ट देने के लिए ड्यूक के पास जाते हैं और उससे बताते हैं कि उसने उस अजीब लिखावट की फोटोज ली हैं और वो उन्हें हैंड ओवर कर देगा। ड्यूक उनका धन्यवाद करता है और उनसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में मदद मांगता है, क्योंकि इससे ये सीक्रेट खुल सकता है कि उनका रॉयल सिटी क्यों शिफ्ट किया गया था। टोया मैजिक से फोटोज प्रिंट करता है और उन्हें ड्यूक को देने जाता है, लेकिन वो पहले ही जा चुका होता है क्योंकि उसके भाई को पॉइजन दे दिया गया है। ड्यूक उसे बताता है कि उसे लगता है कि किंग को उन नोबल्स ने पॉइजन दिया है जो मिसमिट किंगडम के साथ उसके ट्रेड का अपोज करते हैं, जिसका रूलर एक बीस्ट है। यह भी हो सकता है कि किसी ऐसे ने पॉइजन दिया हो जो प्रिंसेस यूमिना से पॉलिटिकल मैरिज करके थ्रोन पर कब्जा करना चाहता हो। जैसे ही वो किंग के पास पहुंचते हैं, उनकी पहली मुलाकात काउंट बाल्सा से होती है। बाल्सा उस अपराधी का हेड कट करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन ड्यूक उसे बताता है कि ये डिसीजन किंग ही करेगा। इसलिए बाल्सा ड्यूक को मीन बीस्ट कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन टोया उसे गिराने के लिए स्लिप चैंड यूज कर देता है। किंग के पास पहुंचकर टोया मैजिक से किंग को तुरंत पॉइजन से क्योर कर देता है। वहां मौजूद सभी लोग उसका धन्यवाद करते हैं और किंग सच्चाई जानने के लिए मिसमेड किंगडम से एनवॉय को बुलाता है। एनवॉय को देखकर टोया समझ जाता है कि वो उस गर्ल की एल्डर सिस्टर है जिसकी उसने पहले मदद की थी जब वो खो गई थी। अब टोया जनरल से पूछता है कि क्या वो रूम जहां किंग को पॉइजन दिया गया था अब भी सेफ है। जनरल कंफर्मेशन देता है तो टोया सर्च स्पेल से पॉइजन को ट्रेस करता है। एम्बेसडर द्वारा लाई गई वाइन सस्पिशियस मानी जा रही थी, इसलिए सभी को बुलाने के बाद टोया जनरल को वो वाइन पिलाता है और बताता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो एक ग्लास लेता है और काउंट बाल्सा से वाइन पीने को कहता है, लेकिन जब उसे मजबूर किया जाता है तो वो पैनिक करने लगता है। टोया उसका गला पकड़कर बताता है कि वो ही कल्प्रिट है। वो उसे बताता है कि उसने ग्लास से पॉइजन निकाल लिया है और ये क्लियर हो जाता है कि काउंट बाल्सा ने ही किंग को पॉइजन दिया था। टोया का कैरेक्टर देखकर प्रिंसेस यूमिना अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो टोया से मैरिज करना चाहती है, लेकिन टोया कहता है कि जिस कंट्री से वो आता है वहां बॉयज की शादी 18 ईयर्स से पहले और गर्ल्स की शादी 16 ईयर्स से पहले नहीं हो सकती। किंग टोया से उसकी एज पूछता है और बताता है कि चूंकि 18 ईयर्स का होने में अभी 2 साल बाकी हैं, इसलिए वो उस समय तक यूमिना को और जान सकता है। अगर 2 साल बाद भी वो यूमिना से मैरिज नहीं करना चाहता तो ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। टोया कहता है कि अगर वे उसके बारे में कुछ नहीं जानते तो ये बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन किंग उसे बताता है कि यूमिना के पास मिस्टीरियस आईज ऑफ इंट्यूशन है, जिससे वो किसी भी इंसान का असली कैरेक्टर देख सकती है। इसलिए अगर उसने टोया को पसंद किया है तो उन्हें वरी करने की जरूरत नहीं। अब यूमिना अपने फादर के आदेश पर टोया के साथ रहने आ जाती है और ग्रुप ये सुनकर हैरान रह जाता है कि टोया अब मैरिज करने वाला है। यूमिना भी गिल्ड में ज्वाइन हो जाती है और अपने फर्स्ट मिशन के लिए वो अपना स्किल दिखाने के लिए किंग मंकीज को मारना चुनती है। वो समन मैजिक का इस्तेमाल करके वोल्व्स को बुलाती है ताकि वे मंकीज को ढूंढ सकें, जिन्हें वो आसानी से डिफीट कर लेते हैं। हर कोई यूमिना के स्किल से इम्प्रेस्ड होता है। अब यूमिना टोया को समन मैजिक सिखाती है और टोया व्हाइट एम्परर को बुलाता है, जो एक व्हाइट टाइगर है और जिसे समन करने योग्य सबसे हाई रैंक का बीस्ट माना जाता है। अब उसे टाइगर के साथ एक पैक्ट करना होगा ताकि समनिंग कंप्लीट हो सके, इसलिए वो टाइगर के साथ माइंड कम्युनिकेशन करता है। टाइगर उसे इतना पावरफुल मानता है कि उसे अपना मास्टर कहने योग्य समझता है। टोया अग्रीमेंट पूरा करने के लिए टाइगर का नाम कोहाकू रखता है। कोहाकू हर समय उसके साथ रहने की परमिशन मांगता है, लेकिन टोया कहता है कि हर वक्त एक टाइगर का उसके पास रहना ऑड लगेगा। तब कोहाकू एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब सभी गर्ल्स उसे पकड़ लेती हैं तो उसका आसपास रहना नॉर्मल लगता है क्योंकि वो बहुत क्यूट लगने लगता है। अब ग्रुप एक और मिशन पर जाता है, लेकिन सभी गर्ल्स परेशान हैं क्योंकि मिशन स्लाइम रिसर्चर के कैसल की जांच करना है। गर्ल्स को स्लाइम से नफरत है, स्पेशली उस ग्रीन स्लाइम से जो क्लोथ्स को डिसॉल्व कर देता है। कैसल में एंट्री करते ही उन्हें एक नए टाइप का स्लाइम दिखाई देता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे रिसर्चर के डॉक्यूमेंट्स खंगालते हैं इन्फो के लिए, लेकिन सभी बुक स्लाइम ने खाली होती हैं। आखिरकार उन्हें किताब मिलती है जिसमें कुछ यूजफुल डिटेल्स होती हैं। तभी बहुत सारे ग्रीन स्लाइम दिखते हैं और वे कैसल में और अंदर जाने का डिसीजन लेते हैं। वे सेकंड फ्लोर की तरफ भागते हैं, लेकिन आश्चर्य होता है कि वहां पहुंचते ही स्लाइम उनका पीछा नहीं करते। वे गैस करते हैं कि हर स्लाइम का अपना अपना टेरिटरी है। एल फिसलकर नीचे गिर जाता है और तभी एक नए टाइप का स्लाइम उनके सामने आता है जो स्टिकी लिक्विड से उसे ढक देता है। लिंजे को मिली किताब से पता चलता है कि ये स्लाइम ह्यूमंस को देखकर ही लिक्विड रिलीज करते हैं और एक्चुअली हार्मलेस हैं। लेकिन टोया को छोड़कर बाकी सब फिर से फर्स्ट फ्लोर पर गिर जाते हैं।
जहां ग्रीन स्लाइम मौजूद होते हैं। जैसे ही स्लाइम गर्ल्स के कपड़े डिसॉल्व करने लगते हैं, टोया उन्हें गेट स्पेल से बचाता है और सेकंड फ्लोर पर पहुंचा देता है। लेकिन उनके ज्यादातर कपड़े पिघल चुके होते हैं, इसलिए जब टोया उनकी तरफ देखता है तो वो बहुत एम्बैरस हो जाती हैं। कुछ नए कपड़े मिलने के बाद वे कैसल में और आगे बढ़ते हैं। वहां उन्हें एक और स्लाइम मिलता है जो विमेन के चेस्ट से चिपककर उनकी कॉपी बनाने लगता है और खास तौर पर छोटे स्तनों की ओर अट्रैक्ट होता है। ये स्लाइम यूमिना पर उसके छोटे चेस्ट की वजह से अटैक करता है, जिससे वो फ्यूरियस हो जाती है और विंड मैजिक से उसे उड़ा देती है। ये सारे स्लाइम रिसर्चर के फेल्ड क्रिएशंस थी जब वो अपना आइडियल स्लाइम बनाने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे वे और अंदर जाते हैं, उन्हें वो स्लाइम मिलता है जो रिसर्चर का अल्टीमेट टारगेट था। इस स्लाइम की एबिलिटी ये है कि ये विमेन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। स्लाइम लड़कियों में बदल जाते हैं लेकिन नेकेड होते हैं, जिससे गर्ल्स एम्बैरस हो जाती हैं और टोया की आईज ढक देती हैं ताकि वो ना देख सके। अंत में वे पूरे कैसल को जला देते हैं। टोया को पता चलता है कि रिसर्चर के नोट्स में जिन पुरुषों के बारे में लिखा था, उनका ड्रीम नेकेड विमेन का हारेम एंजॉय करना था। नेक्स्ट डे टोया कोहाकू को सिटी ले जाता है क्योंकि कोहाकू ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो ह्यूमन टाउन ऑब्जर्व करना चाहता है। वहां वे ये को एक छोटी गर्ल की मदद करते हुए देखते हैं। ये टोया को बताती है कि बच्ची लॉस्ट है, लेकिन वो मदद नहीं कर पा रही क्योंकि बच्ची कुछ भी नहीं बोल रही। टोया कोहाकू के सामने खड़ा करता है। उसे एक प्यारी कैट दिखाई देती है जो उससे उसका नाम पूछती है। वो बताती है कि उसका नाम लिम है। टोया सर्च स्पेल यूज करके लिम के पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। फिर वो अपने स्मार्टफोन पर स्पेल कास्ट करता है और उसके पेरेंट्स को ट्रेस कर लेता है। आखिरकार वे लिम को उसकी मदर तक सेफली पहुंचा देते हैं। ये देखकर ले अब टोया से अपने भाई को ढूंढने के लिए वही स्पेल यूज करने को कहती है, क्योंकि इस जर्नी के बाद से उसने उसे नहीं देखा है। टोया बताता है कि उसका ब्रदर डोजो में है। ये सुनकर ले खुश हो जाती है और बताती है कि वो और उसका भाई बहुत अलाइक हैं। इनमें अपने रूम में टोया मैजिक यूज करके लिंजे के रूम में देखता है। जब वो उसे कपड़े चेंज करते हुए देखता है तो वो शर्मा जाता है। लिंजे उसके रूम में आती है और हेल्प मांगती है क्योंकि वो स्क्रिप्ट में लिखी एंशिएंट लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रही थी। उसने ये स्क्रोल नया स्पेल सीखने के लिए खरीदा था क्योंकि अपने पिछले मिशन में वो कैसल के अंदर फायर मैजिक का यूज नहीं कर पाई थी। टोया उसकी हेल्प करता है और उसके ग्लासेस को ऐसा इंचेंट कर देता है कि वो पुरानी लैंग्वेज पढ़ सके। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उसे बबल बॉम्ब नाम का एक मंत्र मिलता है और वो तुरंत प्रैक्टिस शुरू कर देती है, लेकिन उसे सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती। लगातार प्रैक्टिस करने के बाद उसका सारा माना खत्म हो जाता है और जैसे ही टोया उसे रूम में लाता है, वो बेहोश हो जाती है, लेकिन होश में आते ही फिर से प्रैक्टिस करने लगती है। ये देखकर कि उसकी स्टेमिना बहुत कम हो रही है, टोया उस पर माना ट्रांसफर स्पेल का यूज करता है जो उसने राजा की मदद करते समय मेज से सीखा था और अपना माना लिंजे को दे देता है। फिर वो लिंजे को बबल बॉम्ब यूज करने की सही सलाह देता है और उसकी बात मानकर लिंजे सफल हो जाती है। अब टोया एल्स को न्यू ग्लव्स खरीदने के लिए रॉयल कैपिटल ले जाता है क्योंकि पिछले मिशन में उसके ग्लव्स टूट गए थे। ग्लव्स खरीदने के बाद जब वे इन लौटने वाले होते हैं तो एल्स एक दुकान पर एक सुंदर ड्रेस देखकर रुक जाती है। वो कहती है कि ये ड्रेस वो लिंजे के लिए लेना चाहती है, लेकिन टोया इंसिस्ट करता है कि एल्स खुद इसे पहने और वो इसे गिफ्ट के रूप में खरीद लेता है। जब वे इन लौटते हैं तो सभी उसकी आउटफिट की तारीफ करते हैं और मजाक में कहते हैं कि अब टोया को सबके लिए ड्रेस खरीदनी चाहिए। यूमिना को रॉयल पैलेस से एक लेटर मिलता है जिसमें उसे और टोया को बुलाया जाता है क्योंकि वो पॉइजन इंसिडेंट को सॉल्व करने के लिए टोया को नाइटहुड देना चाहते हैं। लेकिन जब टोया नाइटहुड रिजेक्ट करता है तो राजा उसे एक बड़ी मैंशन गिफ्ट कर देते हैं। जब वे बाकी सभी के साथ मैंशन देखने जाते हैं तो वे शॉक हो जाते हैं कि ये कितनी बड़ी है। टोया कहता है कि ये 5 लोगों के रहने के लिए बहुत बड़ी है, जिससे सभी लड़कियां शर्माने लगती हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस मैंशन में सिर्फ टोया और यूमिना रहेंगे। राजा कपूर, बटलर रेम और अन्य सर्वेंट्स मैंशन में टोया की हेल्प के लिए आते हैं। रेम ड्यूक के बटलर लीम का एल्डर ब्रदर भी है जिसे टोया पहले बचा चुका है। अब ड्यूक सुशी के साथ मैंशन आता है और टोया को बताता है कि बेलफास्ट का राजा मिसमेड किंगडम के साथ अलायंस करना चाहता है, लेकिन दोनों राजाओं के लिए यात्रा करना रिस्की है। इसलिए वो टोया से कहता है कि वो मिसमेड जाके अपनी गेट स्पेल का यूज करके राजा की यात्रा में मदद करे। मिसमेड किंगडम की एम्बेसडर ओल्गा भी टोया के साथ ट्रैवल करती है क्योंकि दोनों देशों की आर्मीज उन्हें एस्कॉर्ट कर रही हैं। रात में जब सभी कैंप फायर के पास बैठे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बैंडिट्स ने उन्हें घेर लिया है, लेकिन टोया अपने स्मार्टफोन पर उनके सभी हाइडआउट्स मार्क कर लेता है और पैरालिसिस मैजिक का यूज करके उन्हें तुरंत डिफीट कर देता है। बेलफास्ट आर्मी का लीडर लियोन पकड़े गए बैंडिट्स को डिस्पोज करने के लिए गार्ड्स को बुलाने के लिए एक हॉर्समैन भेजता है। जब ओल्गा उसे उसके काम के लिए थैंक्स कहती है तो लियोन शाई हो जाता है, जिससे टोया और बाकी गर्ल्स को उसकी फीलिंग्स का अंदाजा हो जाता है। नेक्स्ट डे जब लियोन ओल्गा के लिए कुछ खरीदने जाता है तो टोया और बाकी लोग उसे हिंट देते हैं कि ओल्गा को क्या पसंद आएगा। अब सी जर्नी शुरू होती है, लेकिन लिंजे को सी सिकनेस हो जाती है, इसलिए टोया उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। जैसे ही वो उसे नीचे उतारता है उसे कुछ अजीब फील होता है।
वो इधर उधर देखता है लेकिन कुछ नजर नहीं आता तो उसे लगता है कि शायद इमेजिनेशन है, लेकिन कोहाकू कंफर्म करता है कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है, बस उसकी प्रेजेंस छिपी हुई है। वे एल विलेज की ओर ट्रैवल करते हैं लेकिन अंधेरा होने के कारण जंगल में कैंप कर लेते हैं। तभी एक ड्रैगन उनके ऊपर से उड़ता है और सबको चौंका देता है। ओल्गा बताती है कि नॉर्मली ड्रैगन्स अपनी सेक्रेड लैंड नहीं छोड़ते जब तक कोई इंट्रूडर ना आ जाए, लेकिन कभी कभी छोटे ड्रैगन्स बाहर निकल जाते हैं। जब वे विलेज पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ड्रैगन ने आग लगाकर गांव नष्ट कर दिया है और लोग घायल हैं। टोया ड्रैगन का ध्यान भटकाकर उसे गांव से दूर ले जाता है। वो ड्रैगन को जमीन पर गिरा देता है और लिंजे उसके विंग्स काट देती है, लेकिन ड्रैगन अभी भी स्ट्रांग रहता है। लगानेल भी आ जाता है और सब मिलकर ड्रैगन से लड़ते हैं। तभी एक और ड्रैगन आता है, लेकिन ये ड्रैगन ह्यूमन लैंग्वेज बोलता है। वो खुद को रेड ड्रैगन बताता है जो सेक्रेड लैंड का गार्डियन है और छोटे ड्रैगन की तरफ से माफी मांगता है। जब वो व्हाइट एम्परर कोहाकू को देखता है तो शॉक हो जाता है और ये सुनकर और भी हैरान कि टोया एक ह्यूमन व्हाइट एम्परर का मास्टर बन चुका है। रेड ड्रैगन फिर से माफी मांगता है और जाने से पहले टोया उससे कहता है कि वो यंग ड्रैगन्स को एक प्रॉपर स्पीच दे। ग्रुप अब गांव की हेल्प करता है और जब टोया सो जाता है तो वो यूमिना की गोद में उठता है। बाकी लड़कियां जेलस होकर पास खड़ी हो जाती हैं, लेकिन टोया को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जाते समय गांव का एक एल्डर टोया को ड्रैगन का एक फैंग देता है क्योंकि उसकी लड़ाई में उसका हथियार टूट गया था। वो उसे एक डैगर भी देता है जो ड्रैगन की आई में फंसा हुआ था। टोया को याद आता है कि वो डैगर किसी और ने फेंका था और कोहाकू उसके शक की पुष्टि करता है। मिस मीड की कैपिटल पहुंचकर वे राजा से मिलते हैं जो उन्हें ड्रैगन को हराने के लिए थैंक्स देता है। राजा टोया को देखकर उसे डुएल की मांग करता है क्योंकि जब भी वो किसी स्ट्रांग व्यक्ति को देखता है उसका ब्लड उत्साहित हो जाता है। डुएल से पहले नियम होते हैं कि कोई भी डायरेक्ट अटैक मैजिक यूज नहीं कर सकता। टोया स्लिप चैंट का यूज करता है और राजा को गिराकर तुरंत जीत जाता है, लेकिन राजा दोबारा फाइट की मांग करता है और कहता है कि इस बार स्लिप चैंट मत इस्तेमाल करो। अब राजा अपना जीरो स्पेल एक्सेल यूज करता है जिससे उसकी एजिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन टोया उसके अटैक को डॉज करके खुद एक्सेल यूज करता है जिससे राजा हैरान रह जाता है। टोया एक्सेल को बूस्ट स्पेल के साथ कंबाइन करके राजा को हराकर उसकी ताकत की तारीफ पाता है। नाइट में टोया को पैलेस में घूमता हुआ एक टेडी बेयर दिखता है। जब वो उसका पीछा करता है तो बेयर उसे एक गर्ल के पास ले जाता है जो बताती है कि वो फेरीज के ग्रुप की एक एल्डर है और उसका नाम लीन है। वो बताती है कि भले ही वो उसकी उम्र की दिखती हो, लेकिन उसकी असली उम्र 600 साल से भी ज्यादा है। वो टोया को बताती है कि जिस टेडी बेयर का वो पीछा कर रहा था उसका नाम पौला है, जो अपने प्रोग्राम नामक दुर्लभ जादू की वजह से चल सकता है। वो समझाती है कि वो निर्जीव ऑब्जेक्ट्स में भी कमांड डालकर उन्हें मूव करा सकती है। टोया इस स्किल से काफी प्रभावित होता है और प्रोग्राम का इस्तेमाल करके लेन को सरप्राइज कर देता है। लेन कहती है कि अगर वो चाहे तो उसका डिसाइपल बन सकता है, लेकिन टोया पोलाइटली मना कर देता है। अगली सुबह टोया लिंजे और यूमिना के साथ मिलकर स्पेल मॉडलिंग का इस्तेमाल करके ड्रैगन के नुकीले दांत से एक वेपन बनाता है। वो पहले एक बंदूक बनाता है और प्रोग्राम स्पेल से उसे रीलोड और फिर सॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है। यूमिना और लिंजे उस हथियार से प्रभावित होकर टोया से उनके लिए भी गन्स बनाने को कहती हैं और वो बना देता है। बाद में जब वे शहर से गुजर रहे होते हैं, कोहाकू टोया को बताता है कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। टोया लड़कियों को आगे बढ़ने को कहता है और एक्सेल स्पेल का उपयोग करके चुपके से उस ऑब्जर्वर के पास पहुंच जाता है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोया उन्हें पकड़ लेता है और जानता है कि वो बेलफास्ट मैंशन की मेड्स लेपिस और सेसिल हैं। वे बताती हैं कि बेलफास्ट के किंग ने उन्हें यूमिना की देखभाल का काम दिया था और टोया से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो यूमिना को इसके बारे में ना बताएं। अगले दिन टोया गेट स्पेल का यूज करके किंग बेलफास्ट को मिस मीड के पास ले जाता है। इसी बीच लेन सोचती है कि उसकी डिसाइपल शार्लेट भी बेलफास्ट में है और वो वहां जाने का डिसाइड करती है। मीट से लौटकर टोया थोड़ी झपकी लेने के बाद नहाने जाता है, लेकिन गलती से उन सभी लड़कियों से टकरा जाता है जो हाफ नेकेड और शर्मिंदा होती हैं और टोया को डांटती हैं। ड्यूक टोया से मिलने आता है जब वो साइकिल बना रहा होता है। ड्यूक खुद चलाने की कोशिश करता है लेकिन बार बार गिर जाता है। यूमिना आसानी से साइकिल चला लेती है और टोया उसकी तारीफ करता है। बाकी लड़कियां ये देखकर जेलस हो जाती हैं और आपस में आगे निकलने की कोशिश करती हैं। ड्यूक अब टोया से सुशी के लिए छोटी साइकिल बनाने का रिक्वेस्ट करता है। जब टोया सामान खरीदने मार्केट जाता है तो वो देखता है कि एक बच्चे को 2 लड़के धमका रहे हैं। वो उसकी मदद करता है और बाद में पता चलता है कि उस बच्ची का नाम रेन है। रेन बताती है कि उसकी मां मर चुकी है और उसके पिता एक मैजिकल बीस्ट से लड़ने गए थे और वापस नहीं आए। टोया उसे अपनी मैंशन में जॉब का प्रपोजल देता है जिसे रेन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है।
टुया, शुशी और लू अब मिस मीड के पास जाते हैं क्योंकि शुशी ओल्गा की छोटी बहन आल्मा से मिलने की बात करती है। रास्ते में वे लियोन और ओल्गा को देखते हैं और महसूस करते हैं कि लियोन को ओल्गा के सामने अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रही है। मिस मीड के किंग भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। इसी दौरान लियोन एक आदमी की मदद करता है जिस पर कुछ लोग हमला कर रहे थे। टुया और किंग मास्क पहनकर उनकी मदद करते हैं और उन आदमियों को हरा देते हैं, लेकिन उनकी पहचान छुप नहीं पाती और उजागर हो जाती है। किंग वहां से भाग जाता है, लेकिन लियोन टुया को पकड़कर पूछता है कि असल में क्या हो रहा है। टुया कहता है कि अपनी भावनाएं व्यक्त न कर पाना उसकी गलती है। तब लियोन कहता है कि वो ओल्गा को डेट करना चाहता है। ओल्गा उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और धन्यवाद देती है। उसी समय बाकी लड़कियां भी वहां आ जाती हैं। टुया की मैंशन में लियोन पॉला और शार्लेट के साथ आता है। वहां मिस मीड बताती है कि उसके गांव के आसमान में एक दरार प्रकट हुई जिसमें से एक मॉन्स्टर बाहर आया जो क्रिस्टल बीस्ट की तरह था जिसे हमने पुराने रॉयल सिटी में हराया था। वो टुया से कहती है कि रिकॉल नामक स्पेल का यूज करके मेमोरीज में झांक सकता है और वहां से इशीन के लिए गेट खोल सकता है ताकि वे पुराने रुइंस देख सकें। पहले तो हेजिटेट करती है, लेकिन लियन समझाता है कि केवल वही यादें देखी जाएंगी जो वो दिखाना चाहें। ये मान जाती है और टुया रिकॉल का उपयोग करके इशिन पहुंचकर गेट खोल देता है। टुया लियन से रुइंस के स्थान के बारे में पूछती है, लेकिन उसे सिर्फ इतना पता है कि उन्हें नेरिया रुइंस कहा जाता है। ये कहती है कि उसके पिता को पता होगा, इसीलिए वे उसके पिता से मिलने जाते हैं। ये अपनी माँ से मिलती है जो उसे देखकर बहुत खुश होती है। जब वो अपने पिता के बारे में पूछती है तो उसकी माँ बताती है कि उसके पिता और भाई जुटारो अपने लॉर्ड इएयासु के साथ टकीदा के खिलाफ लड़ने के लिए कलागो किले गए हैं, लेकिन किला किसी भी समय गिर सकता है। ये टुया से कहती है कि एक बार फिर रिकॉल का उपयोग करके किले की स्थिति देखे। जब वे वहां पहुंचते हैं तो लेई युद्ध में भागने की कोशिश करती है, लेकिन लियन उसे रोकता है। टुया सभी को वहीं रुकने का सुझाव देती है, जबकि ये लॉन्ग सेंस का उपयोग करके एरिया इंस्पेक्ट करती है। उसके बाद वो गेट खोल देती है ताकि सब सुरक्षित रूप से किले तक पहुंच सकें। टुया किले के अंदर गेट खोलता है और वहां उसकी मुलाकात ये के भाई जुटारो से होती है। जुटारो पहले सवाल करता है, लेकिन जानकर कि टुया ये का दोस्त है, वो उसके मिलने को कहता है। बाहर आने पर ये अपने भाई से मिलती है और पिता के बारे में पूछती है। जुटारो उसे आश्वस्त करता है कि उनके पिता सेफ हैं। टुया बाहर ओनी मास्क पहने दुश्मनों के बारे में पूछता है। जुटारो बताता है कि वे दुश्मन मर जाने चाहिए थे, लेकिन चाहे कुछ भी हो वे फिर उठ खड़े होते हैं। लियन कहता है कि ओनी के मास्क असली आर्टिफैक्ट्स हैं जो किसी एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन के अवशेष और पावरफुल मैजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। टुया अपने स्मार्टफोन पर मंत्रों का इस्तेमाल करके उनके चारों ओर सबको मार्क करता है और फिर शाइनिंग जैवलिन नाम के एक लाइट मैजिकल अटैक से उन सबको हरा देता है। अब उनकी मुलाकात लॉर्ड इएयासु से होती है, जो टुया को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं। टुया उनसे पूछता है कि क्या आप टकेदा पीछे हट जाएंगे, लेकिन इएयासु बताता है कि जैसे ही वे अपनी लाइंस फिर से ऑर्गेनाइज कर लेंगे वे दोबारा अटैक करेंगे। अटैक्स देखकर इएयासु कहता है कि शिनगेन की मौत की अफवाहें सच होंगी और अब डार्क स्ट्रैटेजिस्ट यामामोटो कांसुके अनडेड आर्मी को लीड कर रहा है। अगर कांसुके को पकड़ लिया जाए तो वॉर खत्म हो सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। अचानक से त्सुबाकी नाम की एक लड़की आती है जो तेकिता के 4 जनरल्स में से एक कोजाका मसानोबु की मेट थी। वो इएयासु के लिए एक लेटर लेकर आती है जिसमें हेल्प मांगी गई है क्योंकि बाकी जनरल्स को कैद कर लिया गया था, जबकि कोजाका कांसुके को यह यकीन दिला रहा था कि वो उसका एलाय है। टुया लियन के साथ जाकर उन जनरल्स को बचाने का फैसला करता है, लेकिन डे टाइम होने की वजह से वे पहले कैसल में लोगों की हेल्प करते हैं और रात में स्टेल्थ से अंदर जाने का प्लान करते हैं। टुया त्सुबाकी के साथ रिकॉल इस्तेमाल करता है और लियन के साथ कांसुके के बेस पर पहुंचता है। दोनों लियन के मैजिक से खुद को इनविजिबल बना लेते हैं ताकि चुपके से एंट्री ले सके। टुया गेट के जरिए अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कांसुके ने बैरियर एक्टिवेट किया हुआ है जिसकी वजह से वो गेट का यूज नहीं कर पाता। इसी बीच लियन इनविजिबिलिटी में रहते हुए त्सुबाकी के बॉडी को छूता है और उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा टुया कर रहा है। टुया और बाकी लोग सभी जनरल्स को सेल से फ्री कराते हैं और टुया उनसे कांसुके की लोकेशन पूछता है, लेकिन स्मार्टफोन पर उसे ट्रेस नहीं कर पाता। तब वो लियन से पूछता है कि बैरियर कैसे हटेगा। लियन बताता है कि जरूर कोई टैलिस्मैन होगा जो ये बैरियर बना रहा है और उसे डिस्ट्रॉय करने पर अवरोध खत्म हो जाएगा। टैलिस्मैन तोड़ने के बाद टुया अपने मैजिक से पहले सारे ओनी सोल्जर्स को डिफीट करता है और फिर कांसुके के पास पहुंचता है। जनरल्स कांसुके पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहले ही अपने मास्टर शिनगेन पर कंट्रोल ले चुका होता है। जनरल्स अपने मास्टर पर अटैक करने की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन टुया बिना हेजिटेशन शिनगेन को हरा देता है। अब कांसुके अपनी आंखों में एक जेम दिखाता है जिससे वो अनडेड को कंट्रोल कर रहा होता है। टुया अपॉट स्पेल का इस्तेमाल करके आसानी से जेम छीन लेता है। जेम डिस्ट्रॉय होने के बाद कांसुके का बॉडी बिखरकर खत्म हो जाता है और शिनगेन भी खत्म हो जाता है क्योंकि वो पहले ही डेड था और कांसुके उसकी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा था। बैटल खत्म होने के बाद बाबा नाम का एक जनरल बताता है कि जिन रुइंस की वे तलाश कर रहे हैं वो सी फ्लोर पर हैं। वो पहले रुइंस के पास के एक आइलैंड पर गया था। टुया बाबा के साथ रिकॉल यूज करके उस जगह को देखता है।
टुया बाबा की मेमोरीज से जुड़े आइलैंड का गेट खोलती है और अपने फैमिली को गुड बाय कहकर निकल पड़ती है। ग्रुप एक बीच पर पहुंचता है और स्मार्टफोन से रुइंस सर्च करने के बाद टुया को पता चलता है कि रुइंस पानी के नीचे डूबे हुए हैं। लेकिन कुछ देर के लिए वे रुइंस को भूलकर सी का आनंद लेने लगते हैं। गर्ल्स चाहती हैं कि काश उनके पास स्विम सूट्स होते। टुया तुरंत बेलफास्ट जाने के लिए गेट का इस्तेमाल करता है और न सिर्फ स्विम सूट्स लेकर आता है बल्कि अपने सारे फ्रेंड्स और जानने वालों को भी साथ बुला लेता है ताकि सभी बीच का मजा ले सकें। टुया एक टेंट तैयार करता है ताकि सभी आराम से अपने स्विम सूट्स चेंज कर सकें। जब सभी स्विमवेयर में निकलते हैं तो टुया थोड़ा शाई हो जाता है। सब लोग पानी में उतरते हैं लेकिन टुया रुइंस की चेक करने का डिसाइड करता है। वो डीप डाइव करता है और सिर्फ एंट्रेंस दिखाई देता है, तभी उसकी सांस फूलने लगती है। टुया लियन से पूछता है कि क्या वो कोई ऐसा स्पेल जानती है जिससे वो अंडर वाटर सर्वाइव कर सके। लियन कहती है कि उसे ऐसा कोई मैजिक याद नहीं और चार्लेट से पूछती है लेकिन उसे भी कुछ याद नहीं आता। तब लियन चार्लेट से कहती है कि वो पूरा दिन अपना स्विम सूट ही पहने रहे। कुहाकू टुया को बताता है कि जैसे वो व्हाइट एम्परर है वैसे ही एक ब्लैक एम्परर भी है जो अंडर वाटर उसकी हेल्प कर सकता है। जब वे उसे समन करने की कोशिश करते हैं तो लियन कहती है कि नॉर्मली किसी स्पेसिफिक पर्सन को बुलाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुहाकू बताता है कि अगर टुया अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके साथ मिलाए तो ब्लैक एम्परर जरूर कॉल का जवाब देगा। टुया ब्लैक एम्परर को समन करती है जिसका एक बॉडी 2 बीइंग से बना है, एक सर्पेंट और एक टर्टल। अग्रीमेंट के लिए ब्लैक एम्परर टुया को बैटल के लिए चैलेंज करता है। अगर टुया सनसेट तक सरवाइव कर गई तो वे उसे अपना मास्टर मान लेंगे। जैसे ही फाइट शुरू होती है टुया स्लिप स्पेल कास्ट करता है और फिर एक बुलेट चलाता है जिसमें प्रोग्राम डाल देता है कि जब तक ऑर्डर कैंसिल ना हो वो कंटिन्यूअसली स्लिप स्पेल यूज करती रहे। काफी देर तक ब्लैक एम्परर गिरता रहता है और आखिरकार सरेंडर कर देता है। टुया अब उसका मास्टर बन जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए उसे 2 नाम देता है, सर्पेंट को कुकुयो और टर्टल को संगा। फिर कुहाकू ने कहता है कि वे अपने फॉर्म श्रिंक करें ताकि तैरना आसान हो जाए। रुइंस में जाने से पहले टुया फैसला करता है कि पहले सी का मजा लिया जाए। लियन उसे बताती है कि ये ठीक रहेगा क्योंकि बाकी सारी गर्ल्स जेलस हो रही हैं कि टुया ज्यादातर टाइम उसी के साथ स्पेंड करता है। अब गर्ल्स टुया से पूछती हैं कि क्या वो लियन के साथ ज्यादा टाइम इसलिए बिताता है क्योंकि उसे उसका स्विमसूट पसंद है। टुया उन्हें समझाता है कि ऐसा नहीं है। तब वे पूछती हैं कि उसे किसका स्विमसूट सबसे अच्छा लगा। किसी को हर्ट न करने के लिए टुया कह देता है कि उसे सुशी का स्विमसूट सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन गर्ल्स गलतफहमी कर लेती हैं कि टुया सुशी को बाकी सबसे ज्यादा पसंद करता है। वे टुया की स्मार्टफोन पर सुशी और रियन की एक फोटो देखते हैं जिससे उनका शक और गहरा हो जाता है, लेकिन टुया उन्हें यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो बस एक मेमोरी रखना चाहता था। अब टुया ब्लैक एम्परर के साथ सी में जाता है और अब वो अंडर वाटर आसानी से सांस ले सकता है और नॉर्मल तरह से चल सकता है। जैसे ही वो रुइंस के अंदर एंट्री करता है उसे बीच में एक पत्थर दिखाई देता है। वो उसमें अपनी मैजिक एनर्जी डालता है और अचानक किसी और जगह पहुंच जाता है। वहां फ्रांसिस्का नाम की एक लड़की उसका स्वागत करती है और कहती है कि वो बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन को कंट्रोल करने वाली टर्मिनल है। लेकिन टुया का ध्यान इस बात पर अटक जाता है कि उसने कमर से नीचे सिर्फ पैंटी पहनी हुई है। टुया खुद को ये समझाने की कोशिश करता है कि शायद ये स्विम सूट है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। फ्रांसिस्का कहती है कि अगर वो चाहे तो वो खुद को कवर कर सकती है। टुया तुरंत उसे कहता है कि हाँ, वो खुद को ढक ले। अब फ्रांसिस्का बताती है कि ये प्रोफेसर रिजीना बेबीलोन द्वारा बनाया गया हैंगिंग गार्डन है। वो कहती है कि वो इंसान नहीं है और 5092 साल पुरानी है क्योंकि उसे प्रोफेसर ने क्रिएट किया था। हालांकि उसके कुछ जैविक अंग मैजिक से बनाए गए हैं। अब वो अपना कंट्रोल टुया को सौंप देती है क्योंकि उसे टुया का कैरेक्टर पसंद आता है। वो ये भी बताती है कि उसने अपनी पैंटी इसीलिए दिखाई थी ताकि टुया की असली नेचर को टेस्ट कर सके। अगर टुया वासना के आगे झुक जाता तो वो उसे गार्डन से बाहर निकाल देती और अगर उसने बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिया होता तो तब भी उसे जाने के लिए कह देती। लेकिन टुया ने उसे खुद को कवर करने के लिए कहा, इसी कारण उसने उसे चुना।